हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पेनल कोड 1860 से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों को कवर करेंगे। अगर आपने इन सवालों को अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, तो आपका एआईबी में एक भी सवाल गलत नहीं होगा। एआईबी 19 में इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो 8 मार्क्स का रहेगा, 8 नंबर का रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी व्यक्ति की ऐसी कार्रवाई जिसमें उसके खिलाफ अभियोजन नहीं हो सकता, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे न्यायोचित कार्रवाई। अगर ऑप्शन में दे रखा है तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 किस सिद्धांत से संबंधित है? तो धारा 34 जो है वो कॉमन इंटेंशन बताती है, सामान्य आशय बताती है। और आपको बता देता हूँ कि कॉमन इंटेंशन अपने आप में अपराध का गठन नहीं करता है, ये किसी अपराध के साथ में लगने वाली धारा होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि कोई व्यक्ति अनजाने में किसी को चोट पहुंचाता है तो उसे किस प्रकार का अपराध माना जाएगा? तो अगर गलती से पहुंचाई गई है तो ये गलती से पहुंचाई गई चोट गलती से किए गए कार्य में कवर होगा। तो अगर ऑप्शन में दे रखा है तो आंसर वही रहेगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किन मामलों में व्यक्ति को आईपीसी के तहत आत्मरक्षा का अधिकार है? तो आपको बता देता हूँ कि आईपीसी में आत्मरक्षा के टॉपिक को धारा 96 से लेकर के 106 में डिस्कस कर रखा है। वहाँ पर आईपीसी में 2 प्रकार के अधिकार मिलते हैं, शरीर के प्रति सुरक्षा का अधिकार और संपत्ति के प्रति सुरक्षा का अधिकार। तो दोनों ही मामलों में आत्मरक्षा का अधिकार मिल रहा है और इसमें ऑप्शन ए भी सही है, बी को छोड़ के सारे ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अपराध का प्रयास से संबंधित आईपीसी की कौन सी धारा है? तो वो 511 है, सेक्शन 511। तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आईपीसी के अनुसार अपराध की प्रवृत्ति में सबसे आवश्यक तत्व कौन सा होता है? वो होता है मेंस रिया। मैं आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। आ से ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट, दुराशय। अगर दोनों तत्व हैं तो वो अपराध का गठन करेंगे। गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट, ये दोनों ही तत्व अगर किसी में मौजूद हैं तो वो अपराध का गठन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगर कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है तो उसे आईपीसी में क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रिश्ती। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि यदि ए नामक व्यक्ति बी की मोटरसाइकिल लेकर के जाता है और उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है, नुकसान कारित करता है, तो ये मिसचिफ की डेफिनेशन में कवर होगा, रिश्ती में कवर होगा। तो अगर ऑप्शन में रिश्ती दे रखा है तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय दंड संहिता में आत्महत्या के प्रयास को किस धारा के तहत अपराध माना गया है? तो धारा 309 में इसे अपराध माना गया है, ये पनिशेबल है, सेक्शन बी इसका, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गैर इरादतन हत्या कल्पेबल होमोसाइड से संबंधित आईपीसी की कौन सी धारा बताती है? तो वो धारा 299 सेक्शन 299 कल्पेबल होमोसाइड की डेफिनेशन बताती है और सेक्शन 300 मर्डर की डेफिनेशन को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसी आपराधिक षड्यंत्र के लिए आईपीसी के तहत न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? तो अगर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है तो उसके लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। अगर ऑप्शन में ऐसा दे रखा है तो वो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अगर कोई व्यक्ति अपराध करते समय मद्यपान की स्थिति में हो तो उसे भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी माना जा सकता है? तो यहाँ 2 परिस्थितियाँ बन के आती हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद से कंज्यूम करता है, खुद से पीता है अपनी इच्छा से, और उसके बाद वो जा कर के अपराध कर रहा है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। और अगर कोई व्यक्ति जो शराब नहीं पीता है, उसे दबाव में या बेला फुसला करके पिलाया जाता है, उसके बाद में उसका कार्य अपराध बन जाता है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो यहाँ 2 परिस्थितियाँ बन रही है, खुद से पी रहा है तो अपराध बनेगा, खुद से नहीं पी रहा है तो अपराध नहीं बनेगा। आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
भारतीय दंड संहिता के तहत सती पहुंचाने की सज़ा किस धारा में दे रखी है? तो ये सेक्शन 426 में दे रखी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और उसमें भी अगर ये संपत्ति की बात कर रहा है, अगर आपके पास में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति है, दोनों ही प्रकार की संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो सेक्शन 426 में ये पनिशेबल होगा। तो इसका ऑप्शन ए जो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आईपीसी की किस धारा के तहत महिला का अपहरण एक अपराध है? तो ये है ऑप्शन बी, धारा 366। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आईपीसी के तहत हत्या और गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमोसाइड के बीच में मुख्य क्या अंतर है? तो मुख्य अंतर होता है कि हत्या में पहले से ही प्री प्लानिंग होती है, मर्डर में पहले से प्री प्लानिंग होती है, कल्पेबल होमोसाइड में प्री प्लानिंग नहीं होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को अवैध रूप से प्रतिबंधित करना आईपीसी में क्या कहलाता है? ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहलाता है। ये भी दो प्रकार का होता है, सदोष परिरोध और सदोष अवरोध। सदोष परिरोध में किसी व्यक्ति को चारों दिशाओं में जाने से रोका जाता है, जैसे कि ए ने बी को कमरे में बंद कर दिया तो अब वो चारों दिशाओं में नहीं जा सकता, ये सदोष परिरोध कहलाएगा। और अगर किसी व्यक्ति को एक ही दिशा में जाने से रोका जा रहा है तो वो सदोष अवरोध कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, आईपीसी के तहत दहेज के लिए महिला की मृत्यु होने पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए कौन सी धारा लागू होती है? तो ये धारा 304B लागू होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आईपीसी में डकैती कब मानी जाती है? तो आपको मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। चोरी जो होती है उसमें बल का प्रयोग नहीं होता है, बिना बल के प्रयोग से किसी के अनुमति के बिना उसका सामान ले लेना चोरी कहलाता है। फिर उसके बाद में आती है लूट। लूट जो है वो चोरी का एक विस्तृत भाग है। लूट के दौरान हिंसा होती है। अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है और हिंसा भी कर रहा है तो वो लूट कहलाएगी। और फिर अगर वो लूट 5 या 5 से अधिक लोग कर रहे हैं, 5 लोगों से ज़्यादा व्यक्ति कर रहे हैं तो वो डकैती बन जाएगी। तो इसका ऑप्शन है कि 5 या उससे अधिक व्यक्ति अपराध करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आईपीसी के तहत किसी नाबालिग के साथ किए गए यौन उत्पीड़न के मामले में कौन सी धारा लागू होती है? तो धारा 376, 375 रेप की डेफिनेशन को बताती है। 376 में सब क्लॉज दे रखे हैं, उसमें जो है पनिशमेंट के प्रावधान भी दे रखे हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को डराना धमकाना आईपीसी के तहत क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक धमकी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, आईपीसी की कौन सी धारा संक्षिप्त रूप में हत्या को परिभाषित करती है? तो हत्या को सेक्शन 300 डिफाइन करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनावश किसी के साथ संपर्क में आ जाता है और वह घायल हो जाता है तो उसे आईपीसी के किस प्रकार के अपराध के रूप में माना जाएगा? तो इसका ऑप्शन होगा डी, गलती से चोट पहुंचाना। तो ये गलती वाले जो कार्य होंगे उनमें कवर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आपराधिक विश्वासघात, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से संबंधित आईपीसी की कौन सी धारा है? तो यहाँ आपको बेयर एक्ट उठाना है और बेयर एक्ट से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये धारा जो है वो सेक्शन 405 रहेगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है तो आईपीसी के तहत किस प्रकार का अपराध है? ये राज्य के विरुद्ध अपराधों में कवर होगा। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा, युद्ध करना, ये ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन ये सही हो सकता है क्योंकि इसे घुमा के पूछा गया है। हाँ, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आईपीसी के तहत खतरनाक हथियारों में हमला संबंधित कौन सी धारा में आता है?
तो अगर हथियारों के साथ में कोई हमला हो रहा है तो वो कवर होगा सेक्शन 326 में, धारा 326, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आईपीसी के तहत एक महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्कार का अपराध किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये धारा 375 में डिस्कस किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सॉरी, डेफिनेशन वहाँ पर है 375 में, लेकिन जो पनिशमेंट है वो 376 में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अगर कोई व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से अभियुक्त बनाने के लिए झूठे सबूत प्रस्तुत करता है तो ये किस प्रकार का अपराध है? तो ये है आपके झूठे अपराध का समर्थन करना, तो इसका ऑप्शन होगा झूठी गवाही, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। किसी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से फंसा रहे हैं तो झूठी गवाही के द्वारा साक्ष्य को गढ़ना इसके अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, आईपीसी के तहत मानहानि से संबंधित धारा कौन सी है? आपको सीधा डायरेक्ट उठाना है और देखना है कि सेक्शन 499 है वहाँ क्या लिखा है। अगर मानहानि लिखा है तो वो ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन इसका ए है जो सही आंसर होगा 499। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, आईपीसी के तहत किन स्थितियों में कोई व्यक्ति वैध रक्षा राइट टू प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग कर सकता है? तो जब उसको जान या माल का खतरा हो, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भारतीय दंड संहिता में अपराध के लिए उकसाना से संबंधित कौन सी धारा है? तो वो धारा 107 है, दुष्प्रेरण, अबेटमेंट, जो चैप्टर 5 में डिस्कस है, आईपीसी के चैप्टर 5 में डिस्कस है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आईपीसी के तहत सामूहिक उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्ट से संबंधित किस धारा का उल्लेख? तो ये धारा 149 में डिस्कस कर रखा है, आप जाकर के उस वहाँ पढ़ भी सकते हो। अगर आपके पास में बेरेक्ट है तो एआईबी में बेरेक्ट खोल के आप उसका आंसर सही टिक मार्क कर सकते हो, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, किस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से कैद करना आईपीसी के तहत अपराध है? तो ये धारा 342 सेक्शन 342 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860, ये सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, आईपीसी में दुष्प्रचार को किस धारा के तहत अपराध माना गया है? तो ये धारा 415 में इसको डिस्कस कर रखा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सेक्शन वाइज कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको बेरेक्ट खोलना है और वहाँ से आपको सही आंसर टिक मार्क करना है, क्योंकि एआईबी में आप बेरेक्ट को लेकर के जा सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय दंड संहिता में आपत्तिजनक शब्दों द्वारा अपमान से संबंधित कौन सी धारा है? 504, धारा 504, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हाँ, आपत्तिजनक शब्दों के द्वारा अपमान, तो आपको लगेगा कि ये मानहानि भी हो सकती है, मानहानि नहीं है, यहाँ गाली गलौज की बात की जा रही है। ये क्वेश्चन में ऐसे शब्दों को डाला गया है, आपत्तिजनक शब्दों का मतलब होता है गाली गलौज करना, जो सेक्शन 504 में डिस्कस है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, आईपीसी के तहत अश्लीलता में किस धारा के अंतर्गत आती है? तो अश्लीलता आती है सेक्शन 294 में, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, आईपीसी की कौन सी धारा में सार्वजनिक शांति भंग करने के अपराध का उल्लेख कर रखा है? तो ये है आपके सेक्शन 146 में, सॉरी मेरे से भी गलती हो गई है, इसका सही आंसर होगा 146। सार्वजनिक स्थान पर यदि कोई दो व्यक्ति लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो वो दंगा कहलाएगा, और दंगा 146 में डिस्कस कर रखा है, उसको वहाँ परिभाषित कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, आईपीसी के अनुसार चोरी का अपराध किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये 376 में कवर होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हत्या का प्रयास अटेम्प्ट टू मर्डर किस धारा के तहत दंडनीय है? तो ये हत्या का प्रयास सेक्शन 307 में कवर होता है आईपीसी के, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38,
आईपीसी में किसी व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार किस धारा में दिया गया है? तो 96 में दे रखा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अवैध असेंबली मतलब विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली आईपीसी की कौन सी धारा में परिभाषित है? 141 में ये डिस्कस है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, आईपीसी की कौन सी धारा बलात्कार को परिभाषित करती है? रेप को डिफाइन कर रही है सेक्शन 375 ये डिफाइन करती है, और सेक्शन 376 उसमें पनिशमेंट दे रखी है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन नंबर 41, आईपीसी के अनुसार गैर कानूनी तरीके से प्रवेश क्रिमिनल ट्रेसपास से संबंधित कौन सी धारा है? तो वो 441 441 धारा है। तो ऑप्शन इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, आईपीसी के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध किस धारा में आता है? तो ये धारा 306 में कवर होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, सामान्य इरादा कॉमन इंटेंशन आईपीसी में किस धारा में दिया गया है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, धारा 34 में कॉमन इंटेंशन को डिफाइन कर रखा है। फिर आपको बता देता हूँ कि कॉमन इंटेंशन अपने आप में अपराध का गठन नहीं करता है, ये किसी अपराध के साथ में जुड़ने वाली धारा होती है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय दंड संहिता में धोखाधड़ी किस धारा में परिभाषित है? तो धोखाधड़ी सेक्शन 415 में डिस्कस है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, आईपीसी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को गंभीर खतरे में डालता है तो उसे किस अपराध के तहत दंडित किया जाएगा? तो ये होगा 336 336 धारा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, आईपीसी में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्य के लिए उसे केवल तब ही उत्तरदायी माना जाएगा जब उसका इरादा हो, उसका इंटेंशन हो। तो इंटेंशन मेंस रिया का होना बहुत ज़रूरी है आईपीसी में। अगर मेंस रिया है, इंटेंशन है, तो अपराध का गठन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, आईपीसी के अनुसार अपराध में सहमति का अभाव किसे इंगित करता है? तो सहमति के अपराध का मतलब होता है अपराध का होना। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, आईपीसी की सामान्य असावधानी की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत आती है? तो ये 304 ए में आती है, और ये बेलेबल ऑफेंस है आईपीसी में, जमानती अपराध है, उपेक्षा द्वारा कारित अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, आपत्तिजनक कृत्य की श्रेणी में कौन सा कृत्य आता है? किसी की इजाज़त के बिना उसकी संपत्ति में घुसना, ये एक अपराध है। जानबूझकर झूठ की जानकारी देना, ये भी एक अपराध है। सामाजिक नियमों का उल्लंघन करना, ये भी एक अपराध है। जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, तो ये आपत्तिजनक कृत्य की श्रेणी में आएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, आईपीसी के तहत हत्या और गैर इरादतन हत्या के मुख्य अंतर क्या है? तो सीधा सीधा मतलब है इंटेंशन की बात हो रही है। मर्डर में इंटेंशन होता है, और कल्पेबल होमोसाइड में इंटेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसे गैर इरादतन हत्या क्या है? तो इसका सवाल में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, आईपीसी में सामान्य उद्देश्य की अवधारणा किस उद्देश्य के लिए लागू होती है? कॉमन ऑब्जेक्ट की। तो किसी समूह द्वारा कानून का उल्लंघन करने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, आईपीसी के अनुसार संयुक्त अपराध की अवधारणा किन मामलों में लागू होती हैं? जॉइंट लाइबिलिटी, जब एक या एक से अधिक व्यक्ति एक ही उद्देश्य से अग्रसर होकर के कोई अपराध करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, आईपीसी में हत्या के अपराध में किसे सम्मिलित किया गया है? तो हत्या के अपराध में किसी की मृत्यु का कारण बनना मर्डर में इंक्लूड होगा, कवर होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, आईपीसी के अनुसार अपराध में सहमति का अभाव होने पर अपराध क्यों माना जाता है?
सॉरी, इसको सही से पढ़ेंगे। आईपीसी के अनुसार अपराध में सहमति का अभाव होने पर अपराध को क्या माना जाता है? तो ये सजा योग्य होगा, पनिशेबल होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, आईपीसी के तहत किस आधार पर किसी अपराध की गंभीरता मानी जाती है? तो उसकी प्रकृति और इरादे के, नेचर एंड इंटेंशन ऑफ द ऑफेंस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 आईपीसी में मृत्यु के प्रयास और हत्या का प्रयास में मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें भी इंटेंशन को ही देखा जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, आईपीसी के तहत किन परिस्थितियों में सार्वजनिक स्थान पर गड़बड़ी करना अपराध माना जाता है? तो जब ये किसी की स्वतंत्रता को उल्लंघन करता है, तो किसी की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है तो ये अपराध माना जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, आईपीसी में उकसाने का अर्थ क्या है? तो किसी व्यक्ति को अपराध के लिए प्रेरित करना, तो उसे दुष्प्रेरण कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, आईपीसी की कौन सी धारा मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या के लिए उकसाना को दंडनीय मानती है? तो मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या के लिए उकसाना धारा 306 में कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, आईपीसी के अनुसार अपराध की प्रारंभिक अवस्था में कौन सा अपराध नहीं है? तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है अगर एग्जाम में पूछा गया तो। आईपीसी के अनुसार अपराध की प्रारंभिक अवस्था में, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, हत्या का प्रयास। हत्या का प्रयास प्रारंभिक अवस्था में अपराध नहीं बनता है जब तक कि वो हत्या का अपराध पूर्ण नहीं हो जाता, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, आईपीसी के अनुसार गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में क्या अंतर होता है? तो वही बात बोली जा रही है, वापस रिपीट हो रहा है, इंटेंशन की बात बोली जाएगी, तो आपको इंटेंशन याद रखना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, आईपीसी में वैध आत्मरक्षा, लॉफुल सेल्फ डिफेंस के अधिकार का उपयोग कब तक किया जा सकता है? जब तक खतरा बना रहता है। तो सीधा सीधा आपको याद रखना है कि जब तक खतरा बना रहेगा तब तक आपको लॉफुल सेल्फ डिफेंस का अधिकार मिलेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, आईपीसी के अंतर्गत समान उद्देश्य, कॉमन ऑब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है? एक समूह द्वारा एक समान उद्देश्य के लिए अग्रसर होकर के अपराध करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आईपीसी में दुर्व्यवहार का अर्थ क्या होता है? दुर्व्यवहार का मतलब होता है किसी को डराना या धमकाना या उसका प्रयास करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आईपीसी के अनुसार गलती से मृत्यु का अपराध किस धारा के अंतर्गत आएगा? डेथ बाय नेग्लिजेंसी, सेक्शन 304A, 304A इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, आईपीसी के अनुसार जबरन वसूली, एक्सटॉर्शन और चोरी में क्या अंतर होता है? तो चोरी में बल का प्रयोग नहीं होता है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, चोरी में बल का प्रयोग नहीं होता है, आगे वाले की बिना अनुमति के उसकी संपत्ति को ले लिया जाता है, बल का प्रयोग नहीं होगा चोरी में। लेकिन एक्सटॉर्शन में बल का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, आईपीसी की किस धारा के तहत हत्या का प्रयास दंडनीय है? तो सेक्शन 307 में ये पनिशेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, आईपीसी के अनुसार कोई व्यक्ति कब तक आत्मरक्षा में हिंसक कार्य कर सकता है? तो जब तक खतरा टल न जाए तब तक वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, आईपीसी में दंडनीय अपराध का अर्थ क्या है? एक ऐसा अपराध जिसमें सज़ा का प्रावधान होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जिसमें सज़ा का प्रावधान है वही दंडनीय अपराध कहलाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, आईपीसी के मुख्य के तहत आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी का अर्थ क्या होता है? तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी गैर कानूनी कार्य को अंजाम देने के लिए योजना बनाना।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सेक्शन 120 ए इसको डिफाइन करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को, और 120 बी 120 बी इसके दंड का प्रावधान बताता है। और ये चैप्टर 5A ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 में डिस्कस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, आईपीसी में दुर्व्यवहार असॉल्ट का मतलब होता है किसी को धमकी देना, धमकाना, भयभीत करना। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, आईपीसी के अंतर्गत दोष मुक्ति का क्या अर्थ होता है? आरोपों से मुक्त कर देना। दोष मुक्त करना मतलब आरोप उससे दोष मुक्त कर रहे हैं, आरोपी हटा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, आईपीसी की किस धारा में जानबूझकर चोट पहुंचाना दंडनीय है? तो वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट किस में कवर होगा? ये होगा सेक्शन 319 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, आईपीसी के तहत स्वैच्छिक निष्कासन का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से शामिल नहीं होना, अ पर्सन वॉलेंटरली नॉट पार्टिसिपेटिंग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, आईपीसी के अनुसार आपराधिक लापरवाही किसे कहते हैं? क्रिमिनल नेग्लिजेंसी। तो इसका आंसर जो होगा वो किसी कर्तव्य का जानबूझकर उल्लंघन करना, किसी कार्य को सही ढंग से न करना, किसी कार्य को गलती से करना, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है सुरक्षा के उपाय नहीं करना, इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, आईपीसी की धारा 498A किस विषय में है? तो ये क्रूरता के विषय में है, दहेज के लिए क्रूरता। तो ये जो धारा है 498 है ए, इसको आमतौर पर दहेज के लिए धारा माना जाता है, लेकिन ये दहेज के लिए नहीं है। ये पति या पति के नातेदारों द्वारा पत्नी के विरुद्ध क्रूरता में कवर होती है। तो पत्नी के साथ में अगर पति या उसके नातेदार क्रूरता करते हैं दहेज के लिए या किसी अन्य बात के लिए, तो ये धारा 498A में कवर होगा और ये पनिशेबल ऑफेंस है। सेक्शन 77 नेक्स्ट क्वेश्चन 77, आईपीसी के तहत धोखाधड़ी की परिभाषा क्या है? तो धोखाधड़ी का मतलब होता है किसी व्यक्ति को धोखे में रखकर उससे आर्थिक लाभ प्राप्त करना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, आईपीसी के तहत गैर इरादतन हत्या कल्पेबल होमोसाइड में किसका ध्यान रखा जाता है? तो इसमें हत्या का इरादा, परिस्थिति की गंभीरता, व्यक्ति की मानसिक स्थिति, उपरोक्त सभी को ही ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, आईपीसी में आपसी सहमति म्यूचुअल कंसेंट का क्या महत्व है? तो इसका मतलब है कि ये कुछ मामलों में अपराध को निष्क्रिय कर देता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ कि दो व्यक्ति ए और बी जंगल में जा रहे हैं। ए को शेर उठा करके लेकर के चला जाता है, बी के पास बंदूक है, बी उसको बचाने के लिए गोली चलाता है, जिसमें ए की सहमति होती है। अगर ए को चोट लग जाती है, बंदूक की गोली लग जाती है और शेर को नहीं लगती है, तो फिर वो कवर होगा कि ए की सहमति थी उसको चोट पहुंचाने में, क्योंकि ये बचाव का कार्य था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, आईपीसी के अनुसार जबरन वसूली एक्सटॉर्शन के अपराध में शामिल व्यक्ति के लिए दंड क्या होता है? एक्सटॉर्शन में क्या दंड होगा? तो 3 से 7 वर्ष तक की जेल हो सकती है, आर्थिक दंड भी हो सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, आईपीसी में संयुक्त अपराध जॉइंट ऑफेंस की परिभाषा दे रखी है। परिभाषा क्या है? तो एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, आईपीसी की धारा 375 में रेप की परिभाषा क्या दी गई है? तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि महिला की सहमति के बिना उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना। तो इसमें कंसेंट नहीं होती है, इसलिए वो रेप की परिभाषा में कवर होती है। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन वही सही होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, आईपीसी में क्रूरता की परिभाषा किस धारा में दे रखी है? तो क्रूरता 498A में दे रखा है, तो वहाँ डिस्कस है। तो अगर आपके पास में बेरेक्ट है तो बेरेक्ट देख करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, आईपीसी में साक्ष्य को किस तरह से परिभाषित किया गया है? तो साक्ष्य का मतलब होता है तथ्य जो न्यायालय में किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके समर्थन में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो न्यायालय के सामने पेश किए जाते हैं, फैक्ट लाए जाते हैं, तो उसी को साक्ष्य माना गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, आईपीसी में दोषी की परिभाषा क्या है? दोषी कौन होता है? इसका आंसर होगा जिसने अपराध किया है, तो वो दोषी कहलाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, यदि व्यक्ति ए जानबूझकर व्यक्ति बी को मारने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता है, तो फिर सेक्शन 307 में कवर होगा, 307 में कवर होगा, ये हत्या का प्रयास माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, व्यक्ति सी नामक व्यक्ति ने डी नामक व्यक्ति को डराकर उसकी संपत्ति हड़प ली, तो ये फिर किस में आएगा? ये आएगा अब जबरन वसूली में आएगा, एक्सटॉर्शन में कवर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जैसे इसका उदाहरण भी दे रखा है, सी ने डी से कहा कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसे वह नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, यदि कोई व्यक्ति ई नामक व्यक्ति है, उसकी सहमति के बिना उसके साथ में शारीरिक संबंध कोई बनाता है, तो वह किस धारा के तहत दोषी होगा? सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उदाहरण भी दे रखा है, ई ने शिकायत की कि एफ ने उसकी सहमति के बिना उसके साथ में संबंध बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, व्यक्ति जी ने एक विवाद में व्यक्ति एच को जानबूझकर चोटें पहुंचाई, ये किस धारा के तहत आता है? तो विवाद है और जानबूझकर पहुंची है, तो फिर ये धारा 320 में कवर होगा। इसका इलस्ट्रेशन भी दे रखा है, जी ने एच को लाठी मारी और जिससे एच को गंभीर चोटें आई। सेक्शन 90, यदि कोई व्यक्ति पैसे वापस करने के लिए उसको परेशान किया जा रहा है, तो ये किस में अपराध माना जाएगा? किस तरह का अपराध माना जाएगा? तो ये जबरन वसूली का माना जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, यदि व्यक्ति के ने शराब पी करके सड़क पर गाड़ी चलाई और एक व्यक्ति जो था एल नाम का वो छुटिल हो जाता है, तो ये किस धारा में जाएगा? तो ये सेक्शन 304A में कवर होगा। और सेक्शन 279 भी है, 337 भी है, 338 भी है। चारों सेक्शन जो है वो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन इसका सही आंसर 304A होगा। सेक्शन 92, यदि व्यक्ति एम ने किसी की संपत्ति को बिना अनुमति के नष्ट कर दिया है, तो किस धारा में जाएगा? तो ये जाएगा धारा 426 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, ए बी की मोटरसाइकिल लेकर के जाता है और फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है, मतलब कि उसको नष्ट कर देता है, तो ये रिस्टी कहलाएगा। तो ऑप्शन 425 में डिफाइन है और 426 में इसके लिए दंड का प्रावधान दे रखा है। तो सेक्शन 425 ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, यदि कोई व्यक्ति ओ नाम का है, उसको घर से जबरन बाहर निकालता है, कोई व्यक्ति ओ को उसके घर से जबरन बाहर निकालता है, तो ये किस धारा के तहत होगा? तो ये 441 के अंतर्गत होगा। तो धारा 441 ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, यदि व्यक्ति क्यू ने एक व्यक्ति आर को उसके अधिकारों का उल्लंघन करते हुए शारीरिक हानि पहुंचाई है, तो किस धारा के तहत जाएगा? तो शारीरिक हानि पहुंचाई है, तो इसमें 300 का मतलब होता है मर्डर। 302 मर्डर के लिए जो दंड का प्रावधान है वो 302 में दे रखा है, 309, 336, तो इसका ऑप्शन 300 सेक्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, आईपीसी में दुष्कर्म की परिभाषा में क्या शामिल है? शारीरिक चोटें, डराना धमकाना, केवल मौखिक अपमान, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96,
भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार हत्या का दंड क्या है? तो मर्डर का दंड जो है वो होगा मृत्युदंड भी हो सकता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो लेकिन इन दोनों में कन्फ्यूजन है। अगर आंसर में दोनों साथ में दे रखे तो वो सही होगा, लेकिन अगर दोनों अलग अलग हैं तो मृत्युदंड को आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, आईपीसी की धारा 376 में बलात्कार के लिए किस प्रकार का दंड निर्धारित है? तो वो मृत्युदंड या आजीवन कारावास। ऑप्शन सी इसका लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, आईपीसी की धारा 498 ए का क्या उद्देश्य है? तो ये क्रूरता बताती है, पति या पति के नातेदारों द्वारा पत्नी के साथ में की गई क्रूरता को बताती है। तो अगर घरेलू हिंसा के मामलों को रोकना, दहेज के लिए क्रूरता के मामलों में कार्रवाई करना, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। इसका उदाहरण भी दे रखा है, आप पढ़ सकते हो उसको भी। क्वेश्चन नंबर 99, आईपीसी की धारा 304 में हत्या के गैर इरादतन स्वरूप का क्या अर्थ है? तो कल्पेबल होमोसाइड को आपको बताना है। तो कल्पेबल होमोसाइड जो होता है वो जानबूझकर हत्या, गैर इरादतन हत्या। तो इसके क्वेश्चन में ही आंसर जो है वो छुपा हुआ है। तो बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन, आईपीसी की धारा 375 के अंतर्गत बलात्कार की परिभाषा में क्या शामिल है? तो सहमति के बिना किया गया शारीरिक संभोग जो होता है वो इसमें कवर होता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। ये कुल मैंने आपको सभी प्रकार के आईपीसी के अपराधों का शॉर्ट में आपको मैंने ये एमसीक्यू बता दिए हैं। इनसे बाहर कोई सवाल आएगा नहीं। साथ में आप बेरेक्ट लेकर के जा सकते हो। सेक्शन वाइज अगर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वहाँ आपको बेरेक्ट से देख करके सवाल को सॉल्व करना है। और अगर आपको घुमा के पूछा गया है तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने 300 प्लस एमसीक्यू बनाए हैं आईपीसी पर। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। मैं आपको ये पूरी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली सब्जेक्ट को लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।